हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 20 चुनाव और चुनावी प्रणाली। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव कितने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। भारत में निष्पक्ष चुनाव का जिम्मा चुनाव आयोग को सौंपा गया है। अब आ जाते हैं चुनाव आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324 में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव के सारे कार्य चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस कारण उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाए। ऐसे व्यक्ति के निर्वाचन आयुक्त के रूप में चयन को प्राथमिकता दी जाए जिसकी निष्पक्षता संदेह से परे हो, साथ ही जिस पर सरकार एवं विपक्ष दोनों का भरोसा हो। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। इससे चुनाव आयुक्त के पद का संरक्षण मिलता है और वह बिना किसी भय एवं दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता है। अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह आवश्यक होती है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त की अन्य आयुक्तों पर प्रधानता कायम हो जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को पद से हटाए जाने के संबंध में विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग के कामकाज में सभी सदस्य बराबर होते हैं एवं फैसले भी बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि पद से हटाने की जो प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू होती है वही अन्य आयुक्तों पर भी लागू हो। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपबंध मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव कराना है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण करे और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करे। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग ने नियम आधार निर्धारित कर रखे हैं। मान्यता के लिए राजनीतिक दलों को आयोग के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। कुछ विवादों एवं अपवादों के बावजूद निर्वाचन आयोग का कार्य सराहनीय रहा है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। इसके लिए आयोग ने कई कदम भी उठाए हैं। विशेष तौर पर आदर्श आचार संहिता, जिसका अनुपालन राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं सरकारों को भी करना पड़ा है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि निर्वाचन स्वतंत्र हो एवं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न किया जाए। आयोग ने पर्यवेक्षक प्रणाली का भी व्यापक प्रयोग किया है। यह पर्यवेक्षक पूरी चुनाव प्रक्रिया एवं सरकारी कर्मचारियों के आचरण पर नजर रखते हैं। साथ ही चुनाव में धन के दुरुपयोग की भी सूचना आयोग को भेजते हैं। आयोग चुनाव कार्यक्रम बनाते समय इस बात पर विशेष बल देता है कि पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध हों और चुनाव को हिंसा एवं भय से मुक्त रखा जाए। इसके लिए चुनाव कई चरणों में कराए जाते हैं। खासकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पिछले कई चुनावों में आयोग की सख्ती के कारण मतदान केंद्रों पर कब्जा कम हुआ है। चुनावी हिंसा में भी कमी आई है। जम्मू कश्मीर जैसे आतंक प्रभावित राज्य में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराना आयोग की बड़ी सफलता है। अतः कहा जा सकता है कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में आयोग की प्रशंसनीय भूमिका रही है। वह सरकारों के दबाव के आगे भी नहीं झुका। भारत के निर्वाचन तंत्र एवं प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। अफगानिस्तान एवं ईस्ट तिमोर में भी भारतीय चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक मतदान कराए। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का तात्पर्य सदन में सीटों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के पुनर्निर्धारण से है। संविधान के अनुच्छेद 82 में चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था की गई है। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के लिए संविधान में एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत के निर्वाचन आयोग का एक सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग में सहयोगी सदस्य के रूप में राज्य विशेष के 5 सांसद एवं 5 विधायक विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं। सहयोगी सदस्य केवल अपना विचार रख सकते हैं, वे आयोग के निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। परिसीमन आयोग की अनुशंसा अंतिम एवं सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण करता है। प्रारंभ में प्रत्येक जनगणना के पश्चात चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, पर दक्षिण के राज्यों के बढ़ते विरोध के कारण 2001 तक सीटों एवं निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगा दी गई। इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करना। 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुलदीप सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। चौथे परिसीमन आयोग ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 39 से 46 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 69 से बढ़ाकर 85 कर दी। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एवं झारखंड को परिसीमन से बाहर रखा गया। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय दल। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए उसे लोकसभा या विधानसभा में 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% हिस्सा मिलना चाहिए तथा किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की 4 सीट जीतना आवश्यक है। दूसरा, उसे लोकसभा की कुल निर्वाचित होने वाली सीटों 543 का 2% अर्थात कम से कम 11 सीटें प्राप्त हों और ये सीटें 3 विभिन्न राज्यों से हों। तीसरा, उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इस समय देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा। राज्य स्तरीय दल: किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय दल घोषित होने के लिए उसको राज्य विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है, साथ ही उसने विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हों। राजनीतिक दल विधानसभा की कुल सीटों के 3% पर विजयी रहा हो या 3 सीटें जीती हो। भारतीय चुनाव प्रणाली में व्याप्त दोष: भारत में होने वाले चुनाव में धन की भूमिका बढ़ती जा रही है। हालांकि 1997 में उम्मीदवारों के लिए चुनावों में खर्च की जाने वाली राशि निश्चित की गई। लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 15 लाख रुपए तथा विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 6 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उम्मीदवारों द्वारा इस निश्चित सीमा का उल्लंघन किया जाता रहा है। चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा होती है। इसके कारण सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचता है। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की घटना भी आम होने लगी है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा जाति व धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, विभिन्न दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन भी धर्म एवं जाति के आधार पर किया जाता है। अशिक्षा के कारण मतदाता अपने मत का महत्व नहीं समझते, जिसके कारण उन्हें धन व अन्य प्रकार के लालच देकर राजनीतिक दलों द्वारा अपने पक्ष में करने की चेष्टा की जाती है। पिछले कुछ चुनावों में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा जाली वोट देने की बात कही गई। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि चुनाव व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। हर चुनाव में इन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। धनी व अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इनका उद्देश्य या तो मत विभाजन करना होता है या फिर वे चुनाव क्षेत्र से हटने के लिए धन प्राप्ति की आशा से उम्मीदवार बन जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने चुनाव प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। चुनाव पद्धति में प्राय निम्नलिखित सुधारों की मांग की जाती है। चुनाव संबंधी नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीतिक दलों तथा संस्थाओं द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय का हिसाब रखने और उसे पेश करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को कानून बनाना चाहिए कि राजनीतिक दल लोगों से किस प्रकार धन लें और कोई व्यक्ति किसी दल को अधिक से अधिक कितना चंदा दे। यह व्यवस्था भी करनी होगी कि राजनीतिक दल जिन सूत्रों से धन प्राप्त करते हैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें। उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार के कठोर कानून बनाए जाएं जिससे वे चुनाव प्रचार में जाति या धर्म विशेष का इस्तेमाल ना कर सकें तथा उसके उल्लंघन करने पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सके। प्राय चुनाव रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी, अनुचित
प्रभाव के कारण निष्पक्ष नहीं हो पाते। निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। इसके लिए सरकार और राजनीतिक दलों को कदम उठाने होंगे। किन किन को सरकार को और राजनीतिक दलों को कदम उठाने होंगे? निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से चुनाव प्रणाली में अनेक दोष आ गए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि योग्य और सही व्यक्ति को ही चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाए। सरकार ने 31 जुलाई 1996 को एक कानून पारित कर यह सुनिश्चित किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार का नाम अपने क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों द्वारा पेश करना अनिवार्य है। जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 10 से कम विधानसभा क्षेत्र हों, वहाँ पर हर क्षेत्र को कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चुनाव की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। चुनाव के बाद अनेक चुनाव याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं। चुनाव याचिकाएं चुनाव से भी ज़्यादा खर्चीली और कष्टकारक बन गई हैं। चुनाव संबंधी किसी भी विवाद के निपटारे की शक्ति आयोग को सौंप देनी चाहिए। इससे उसका निपटारा शीघ्र हो सकेगा। निर्वाचन के पश्चात अधिकतर उम्मीदवार जनता के हितों की अनदेखी करने लगते हैं और जमानत के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। जनमत के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो भी जनता के हित में होता है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जनता को ऐसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियां एवं उनकी सिफारिशें। इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें। सांसद इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक सांसदीय समिति का गठन जून 1998 में किया गया था। समिति की रिपोर्ट में चुनाव में आई विकृतियों का एकमात्र कारण धन बल एवं बाहुबल को बताया गया। समिति ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए एक सार्वजनिक कोष बनाए जाने की संतुष्टि की। इस कोष में सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का योगदान करना चाहिए तथा इतनी ही राशि का योगदान राज्यों को से करवाया जाना चाहिए। तारकुंडे समिति की सिफारिशें। मताधिकार को की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। राजनीतिक दल अपने आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखे जिसकी जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए। उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय का लेखा जोखा रखना अनिवार्य किया जाए तथा राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु दिए गए धन को उसके चुनाव व्यय में जोड़ा जाए। उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें। कब्जे किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाए। मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा करवाया जाए। रिक्त हुए स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य किया जाए। मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाए। सीटों के आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम पद्धति अपनाई जाए। चुनाव से संबंधित याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। के संस्थान समिति की सिफारिशें। चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाए। निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाए तथा दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाए। निर्वाचक नामावलियों को हमेशा अद्यतन रखने की व्यवस्था की जाए। समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। टी.एन. शेषन की सिफारिशें। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए नामांकन शुल्क 5,000 रुपये तथा 2,500 रुपये किया जाए। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों तथा 10 समर्थकों तथा राज्य विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 10 समर्थकों का होना अनिवार्य किया जाए। एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए। चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन की जाए। मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किया जाए। मतपेटी को छीनने अथवा अनाधिकार मतदान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाए। राजनीतिक दलों के आय व्यय का लेखा सपरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अभिकरण द्वारा करवाया जाए। आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। M.S. गिल की सिफारिशें। चुनाव के समय निष्पक्ष प्रशासन के लिए राज्यों में किसी भी पार्टी से समृद्ध सरकार नहीं रहनी चाहिए। इस दौरान शासन व्यवस्था राज्यपाल के अधीन होनी चाहिए। अपराधियों के चुनाव लड़ने पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। सजा याफ्ता लोगों को 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए तथा मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाए।
चुनावों में जाति तथा वर्ग भेद कम करने के लिए उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाए जो 50% से अधिक मत प्राप्त करे। ये सब सिफारिशें पुरानी हैं। आज के टाइम में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसी के खिलाफ EVM जो है, पहले ही कह रहे थे सही है, इसको लागू कर देना चाहिए, अब ये कह रहे हैं कि गलत है, इसको हटा देना चाहिए। राज्य निर्वाचन निधियन। विश्व के कई विकसित देशों में चुनाव खर्च सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। भारत में इसकी मांग उठती रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघीय बजट में इसका प्रावधान प्रतिवर्ष किया जाता है। बजट में राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को धन दिए जाने का प्रावधान होता है, किंतु सीनेट की सदस्यता हेतु कोई धन नहीं दिया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की नीति अपनाई गई, जो वर्तमान में सर्वाधिक विकसित स्वरूप है। जर्मनी के राजनीतिक दलों को पिछले चुनावों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर धन दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी कार्य के लिए प्राप्त किए गए वोटों को आधार बनाया जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों को वोटर संख्या के आधार पर चुनाव खर्च व्यय किया जाता है। और इसके साथ ये अध्याय हो जाता है समाप्त। इसके बाद पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। धन्यवाद।